ग्राउंड भारतीय संविधान का विकास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे। इस एक्ट में 1773 वाले एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। उनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा मानसन, तीसरा बैरवेल, चौथा क्लोवेरिंग। एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजा एम्पे। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय से व्यापार का एकाधिकार बना रहा। यानी कंपनी का अब काम व्यापार करना नहीं था, बस कंपनी जो है वो या तो चीन से व्यापार कर सकता था, नहीं तो भारत से भी चाय का व्यापार कर सकता था। इसके अलावा वो किसी का व्यापार कंपनी जो है नहीं कर सकता था। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। 1833 के बाद आया 1813 के बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत 1833 के एक्ट में मिलते हैं। 1833 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल अब राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। 1833 वाले एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने।
विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्य के अतिरिक्त अब एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार कहा जाने लगा और उसकी परिषद जो है वो भारत परिषद के नाम से जाने लगी। भारतीय कानून को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। 1833 वाले एक्ट के बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट हो यह एक अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 1853 एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की गई। 1853 वाले एक्ट के बाद 1857 में जो है वो स्वतंत्रता विद्रोह हो गया। इसीलिए तुरंत 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया 1858 का। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट यानी 1858 का भारतीय शासन अधिनियम जो है 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट बना, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1858 अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 1858 अधिनियम द्वारा ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार मिला। यानी अब एक भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसको एक भारत परिषद दिया गया, जिसमें से 15 सदस्य थे। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले वायसराय बने। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधि वेता का पद था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। पहली बार जो है वो 1861 अधिनियम के तहत प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 अधिनियम में ही गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय शासन अधिनियम 1892 अधिनियम 1892 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इस प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1892 अधिनियम के तहत परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1892 अधिनियम में ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीय 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई।
1909 अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। परिषद के सदस्य को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और राज्य परिषद का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। निर्वाचन के लिए अर्हताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। द्वैत शासन की बात करें तो इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैत शासन की पद्धति शुरू की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक लियोनस कटियस कहलाते हैं। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषयों एवं हस्तांतरित विषयों। आरक्षित विषय, इसमें भू राजस्व, वित्त कानून, व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन एवं उद्योग आदि आते थे। हस्तांतरित विषय में बात करें तो इसमें शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, आबकारी आदि प्रमुख हैं। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है वो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथ ही पहली बार लोक लेखा तथा वित्त समिति का भी गठन किया गया। तो 1919 अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक लेखा समिति का एवं वित्त समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई थी। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियां थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। 1935 की अधिनियम सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। द्वैत शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री यानी प्रीमियर, मंत्री एवं मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया 1935 वाले अधिनियम में।
फिर आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में दो डोमेनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 एवं 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। बंगाल और पंजाब में दो दो प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतों इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती है। दोनों डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। तो इतना हो गया संवैधानिक विकास आज़ादी से पहले का। जब आज़ादी हो गया तो उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाया गया। तो संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इस स्कीम की प्रमुख बातें इस प्रकार थे। पहला, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रांतों ने स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। दूसरा, संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा 93 प्रतिनिधि हो गए भारतीय रियासतों से। यानी संविधान निर्माण निकाय के सदस्यों की संख्या 379 तो तय किया गया। अब उसमें 389 कैसे कैसे होंगे, तो 292 लोग प्रतिनिधि जो है ब्रिटिश भारत से, 11 जो हो गए वो प्रांत से आ गए, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी से आ गए और 93 प्रतिनिधि जो है वो भारतीय रियासत से आ गए। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख एवं साधारण। चौथा, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 + 4 यानी 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें विभिन्न दलों को निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। कांग्रेस 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग 73, यूनिस्ट 1, यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित 1, इस तरीके से कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख एवं गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र 8, इस तरीके से 296 सीट। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधान सभा बनी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे।
पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुए। संविधान का अधिनियमन जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें से 70 प्रतिनिधि तो देशी रियासतों से आए थे, 284 सदस्य थे। 299 में से 70 प्रतिनिधि देशी रियासत से आए थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के लिए पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। संविधान सभा द्वारा गठित जो समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, तो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार समिति के मेन अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सलाहकार समिति की 4 उप समितियाँ थीं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि उप समिति, तो इनके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोलाई। अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्रों को छोड़कर उप समिति जे निकोलसन राय जो हैं इसके अध्यक्ष थे। फिर 8वां जो समिति था वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आवास समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कार्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कृतियों की समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। राज्य समिति के कौन अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे एस. वरदाचारी। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो नियम समिति, संचालन समिति, वित्त समिति, कर्मचारी समिति एवं ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। प्रारूप समिति के सदस्य, तो प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य में कौन कौन थे, तो सदस्य में थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्र के बाद में उनके स्थान पर एन. माधव राव आए। डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आए।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए। उसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रथम वाचन जो हुआ, प्रथम वाचन कब हुआ तो प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। द्वितीय वाचन हुआ संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तृतीय वाचन हुआ, तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखा गया है। कुछ विविध तथ्य की बात करें तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली थी। संविधान के निर्माण में कुल खर्चा जो हुआ है वह हुआ है 63,96,729 रुपया। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद अनुच्छेद 60, उसके बाद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 के दिन तो कौन मंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू जो है मंत्रिमंडल के प्रमुख बने। विदेश तथा राष्ट्रमंडल संबंध वल्लभ भाई पटेल जो है गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री बने। बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री बने। डॉक्टर जॉन मथाई जो है वो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बने। सी राजगोपालाचारी जो है वो शिक्षा मंत्री बने। सी एच भाभा जो है वो खान तथा बंदरगाह मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। आसफ अली जो है वो रेलवे मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। वित्त मंत्री लियाकत अली। संचार मंत्री कौन बने, अब्दुल रब निस्तार। विधि मंत्री बने जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री बने गजनफर अली खां एवं वाणिज्य मंत्री बने आई चुंदरी गर। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जो भारत स्वतंत्र हुआ उसका प्रथम मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने, विदेश मंत्री बने एवं राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। अबुल कलाम आज़ाद जो है वो पहला शिक्षा मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और राज्य मंत्री बने। 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 23 अगस्त 1947।
जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री बने। CH भाभा जो है वाणिज्य मंत्री बने एवं रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बने। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो विधि मंत्री बने। RK चेट्टी जो है वो वित्त मंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। NV गॉडगिल जो है कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री बने। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री बने। संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब मिली? 1949 को। यानी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया एवं 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत की। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान से भी प्रावधान लिए गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। तो स्रोत प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया? तो संघात्मक व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका की शक्ति 1935 से। राजनीति की आधारभूत संरचना 1935 से। लोक सेवा आयोग का भी कॉन्सेप्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ USSR के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के और संविधान से मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से ही, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ये बात भी अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। कनाडा का संविधान की बात करें तो सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होगी, ये कनाडा से लिया गया है। सरकार की संघीय व्यवस्था कनाडा से ही लिया गया है। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे प्रस्तावना है जो कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति जो है ये आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करना, ये कॉन्सेप्ट भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है।
जापान का संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान की भाग की बात करें तो भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आता है। भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। भाग 3 संबंधित है किससे? मूल अधिकार से। भाग 3 के अंदर आता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 जो है संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भाग 4 में आता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। भाग 4 क जो है इसमें आता है मूल कर्तव्य। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क आता है। भाग 5 जो है वो संघ आता है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 151 तक दिया गया है। भाग 6 संबंधित है राज्य से। भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक आता है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख राज्य थे। अनुच्छेद 238 संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया है भाग 7 को। भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है भाग 8। भाग 8 के अंदर अनुच्छेद 239 से 242 तक आते हैं। भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 243 के कुछ आगे 9A भी है। 9A जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, और 9B जो है वो सहकारी समितियां से संबंधित है। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 के अंदर अनुच्छेद 244 से 244 क आता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच है। भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में बताता है। भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक आता है। भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से रिलेटेड है। भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 तक आता है। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 आया है। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 जो है के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 आते हैं। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। भाग 16 जो है वो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। भाग 17 जो है वो राजभाषा। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 के अंतर्गत प्रकीर्ण आते हैं। भाग 19 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण के बारे में बताया गया है। और भाग 19 के अंदर अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक है। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक आता है। भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक आता है।
ये हो गई भाग। भाग के बाद अब आते हैं अनुसूची आंक में। तो अनुसूची टोटल 12 गो है, जिसमें पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है, ये बताया गया है। दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध है। यानी इन सबों का वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में उपबंध है। तीसरी अनुसूची रिलेटेड है शपथ से। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में जो हम सदस्य भेजे जाते हैं चुनाव करके, वो जो है वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध से। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, यानी सातवीं सूची में सूची का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं के बारे में बताई गई है, जो टोटल 22 भाषा हैं। मूल संविधान में तो 14 भाषा थे और बाद में और 8 भाषा जो है ऐड किया गया। नौवीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिया गया है। 11वीं सूची में पंचायतों की शक्तियाँ के बारे में बताया गया है एवं 12वीं सूची जो है नगर पालिकी आदि की शक्तियाँ के बारे में बताया गया है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व नगर पालिका का। संविधान की उद्देशिका की बात करें तो संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। उद्देशिका से 2 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पहला, इसमें यह प्रकट होता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। दूसरा, इसमें वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। आरंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान का जो उद्देशिका है वो क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए हम उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें जो
शब्द कुछ यूज हुए हैं, जैसे हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब क्या है? तो हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के जरिए से किया है, न कि इसे किसी राजा अथवा बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। गणराज्य का मतलब क्या है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। समता का मतलब क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। फिर है समाजवादी क्या था? तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त